नमस्ते एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वह सेशन है सेमी कंडक्टर्स का। मैं शैलेंद्र कंटक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो देखिए, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं आपके 12th फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर पढ़ने के पहले, जैसा कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक सॉलिड है, एक तरह के सॉलिड्स है, एक प्रकार के सॉलिड्स हैं। तो हम बात करने वाले हैं सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो ज़रा बात करें कि कितने टाइप के सॉलिड्स पाए जाते हैं, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे कि कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सॉलिड्स जो हैं वो जब आप इसके टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। दो तरह के ये सॉलिड्स पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पीरियोडिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न ओवर अ लॉन्ग रेंज। यानी कि उसमें क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक पैटर्न है जिसको रिपीट किया जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देखिए जैसे शुगर, क्वार्ट्ज, माइका, कैल्साइट, सोडियम क्लोराइड, ये सब जो हैं एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक। देखिए, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। अब क्या होता है इसका मतलब, ये भी हम देखते हैं। व्हाट डज एनिसोट्रोपिक मीन, है ना, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, एनिसोट्रोपिक जो हैं इसका मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं, जैसे अगर हमने थर्मल कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, ये कोई भी प्रॉपर्टी ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एनिसोट्रोपिक। यानी अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो वैल्यू कुछ और होगी, इस दिशा में जाएंगे तो वैल्यू कुछ और होगी, या वैल्यू अलग तरह से क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, और ये एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स जो हैं एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, दे आर बाउंड बाय फ्लैट सर्फेसेस। ठीक है, और दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं शार्प होते हैं, मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट आने पर वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पर वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, ये इसका मतलब है। आगे बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अब एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़रा उस पर हम बात करते हैं। देखिए, एमॉर्फस सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो इर्रेगुलर पैटर्न में होते हैं। देखिए, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है किसमें, वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, सल, ये सब एग्जाम्पल्स क्या हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं में भी उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लोगे उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, सो आइसोट्रोपिक मीन्स, जो अभी अपन ने किया था एनिसोट्रोपिक, उसका जस्ट उल्टा है। आइसोट्रोपिक मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में ये क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स। उनके वेल डिफाइंड मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। ओके, अब आगे बात करते हैं हम इसके आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्लासिफिकेशन अब हम देख रहे हैं। देखिए, दो आप जानते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो या तो कंडक्टर होते हैं
या वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, या तो वो कंडक्टर हैं या इंसुलेटर्स है। इसके अलावा एक और टाइप के सॉलिड्स है जो आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है, वो होते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में भी आज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कंडक्टर्स आप जानते हैं, दीज आर द मटेरियल्स, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करते हैं, अलाउ करते हैं फ्लो होने देना, ठीक है। दे आर कंडक्टर्स। सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ये बहुत बेसिक है, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, इसकी सिग्मा से डिनोट करते हैं इसे। अराउंड 10⁻² to 10⁸ सीमेन मीटर इनवर्स होती है, आप यूनिट जानते हैं इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो लो होती है इसकी, ठीक है। ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, अल्फा, ये अल्फा है, हाँ, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है मेटल्स के केस में, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पर जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इसके आगे अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। देखिए तो सब्सटेंसेस हुज इलेक्ट्रिकल, देखिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बीच में एक इंसुलेटर रह गया। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर्स है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। अब बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। एक्सक्यूज मी। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों जो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं, एट रूम टेम्परेचर दे आर इंसुलेटर्स। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसा कि इसने बताया, द सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब बीच में है वो, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर इंसुलेटर्स, इन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये बहुत फेमस क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके अलावा अब आजकल क्या है, कुछ सेमीकंडक्टर्स लैब में बनाए भी जा रहे हैं ताकि हमें जैसा उसका उपयोग करना है उस तरह से हम उसे कर सकें। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन की कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की, लेकिन हमें हमारे लिए जैसा चाहिए वैसा मटेरियल भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ही तो रिसर्च की जाती है ताकि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल बना सकें। और इसीलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स को या कहें कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा जो है हायर देन इंसुलेटर होती है लेकिन लोअर देन कंडक्टर्स होती है। तो आप जानते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा इंसुलेटर भी नहीं है ना, ये बीच में है, ठीक है कि नहीं। अब जैसा कि बता रहे हैं, सिग्मा कंडक्टर इज ग्रेटर देन सिग्मा सेमीकंडक्टर एंड देन इंसुलेटर्स, ठीक है। सिग्मा मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आगे बात करें, वैल्यूज भी इसकी दी हुई हैं। आगे अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, जैसे बता रहे हैं कि लोअर देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स होती है, ठीक है ना। इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो लोअर देन इंसुलेटर्स होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज हायर देन दैट ऑफ कंडक्टर्स बट लोअर देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स, और ऑब्वियस भी है ये, ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी कंडक्टिविटी इसकी बढ़ती है। आई बात समझ में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब ये अगर ग्राफ की बात करें हम, तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर जो है पाया जाता है। आप देख सकते हैं, आप अलग अलग तरह के ग्राफ्स को यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए कंडक्टर्स का ग्राफ कैसा है, टेम्परेचर के साथ में कंडक्टिविटी लगभग देख सकते हैं आपकी कांस्टेंट जैसी ही चल रही है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के साथ में क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स के साथ में देखिए ये कर्व्ड वेरिएशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंसुलेटर्स में देखिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते भी हैं तो इंसुलेटर्स में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप देख नहीं सकते, है ना। लगभग
न के बराबर, जिसको कहते हैं हम नेग्लिजिबल चेंज जो है वो आता है। तो आई होप कि इतना आप सभी समझ गए होंगे। इसके आगे अब हम बात करेंगे, इसके आगे अब हम बात करते हैं कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है कि सेमीकंडक्टर्स में कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी अब चर्चा होगी। तो देखिए दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और एक है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल मतलब जो एलिमेंट फॉर्म में है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है, मतलब एलिमेंट है ये, ठीक है, सब्सटेंस है वो एलिमेंटल फॉर्म में है और वो सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, रख रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। फिर होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ऐसे जिसमें क्या है कि मटेरियल्स मिलाकर बनाया जाता है, कई एटम्स मिलाकर, कई तरह के एलिमेंट्स मिलाकर हम कंपाउंड बनाते हैं और उस कंपाउंड की सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स मैंने अभी बताया था, जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है कि नहीं। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में हम देख सकते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो देखिए ये रिसर्च के से पता चलता है, ये रिसर्च से हम निकालते हैं और हम हमारे हिसाब से इसको बना भी सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की अगर बात करते हैं तो ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो कि सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हम बात करते हैं कुछ MCQs जो हमने अभी देखे, थ्योरी देखी है, उस पर बेस्ड कुछ MCQs हम देखते हैं, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जस्ट अ मिनट, atoms or molecules are arranged, atoms और molecules are arranged in regular periodic geometrical pattern over a long range R। कौन से सॉलिड्स होते हैं जिनमें होता है, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। इसका आंसर है, अभी पढ़ा था ना हमने, इसका आंसर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी अभी डेफिनेशन देखी थी हमने इसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर टर्म्ड एज, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहती है वैल्यू, एक्चुअली इसको ऐसा कहना चाहिए कि उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो वो क्या होते हैं, तो ऑप्शंस हैं अपने आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, फिर आइसोथर्मल और आइसोबैरिक। तो वो तो दो तो ऐसे ही दिए हैं, आप समझ गए। अब इन दोनों में से एक है, जो सेम होती है वो आइसोट्रोपिक होती है और जो अलग होती है वो एनिसोट्रोपिक होती है, ठीक है। तो अलग है मतलब अलग अलग वैल्यू है अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो एनिसोट्रोपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, तो ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। वेरी गुड, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। चलिए अब आज जो हमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है वो है बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स। देखिए अगर मैं इससे एक आपसे प्रश्न पूछूं कि देखिए आपको एक बात तो समझ में आती है कि भाई अल्टीमेटली तो सभी क्या हैं, सभी बने किससे हैं, ये सारी चीज़ें बनी है एटम्स से, है ना। एटम्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सही है कि नहीं। एटम्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बात ये आती है कि भाई जब सब कुछ ही एटम से बना हुआ है, सब कुछ बना किससे है, एटम से है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, सभी बने एटम से हैं। तो इसका कारण अगर अपने को समझना है क्यों ऐसा है कि कुछ मटेरियल्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स हैं, कुछ इंसुलेटर्स हैं और कुछ जो है कंडक्टर्स हैं, क्या कारण होगा इसका। तो वो कारण समझने के लिए ही हमें क्या करना है, इसके लिए ही हमें बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ना पड़ेगा, तब हमें बेसिकली समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो आप पहले देखिए बोहर्स थियोरी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है ना। देखिए ये जो है ये क्वांटम मॉडल पर बेस्ड है। हमने जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो उस समय हमने आपसे चर्चा भी की थी
कि भाई बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स बोहर्स थ्योरी जो होती है वो कैसी कॉन्सेप्ट है। बोहर्स थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है वो एक ऐसा एटॉमिक मॉडल है जो क्वांटम एटॉमिक मॉडल है, ठीक है ना, जो कि क्वांटम थ्योरी पर क्या है, बेस्ड है। तो बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है वह क्वांटम मॉडल पर क्या है, बेस्ड है ना, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मॉडल, ठीक है। आप जानते हैं कि अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये क्वांटाइज्ड शेल्स हैं, डिफाइंड वेल डिफाइंड शेल्स हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ये सारी कॉन्सेप्ट आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ी हुई है ना। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, जिसमें ऐसा होता है उसी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए, अगर हम इसके एनर्जी लेवल के रूप में बताएं तो एनर्जी लेवल के फॉर्म में ये कैसा दिखता है। तो देखिए ये इस तरह से रहती हैं एनर्जी लेवल्स, है कि नहीं। ये इस तरह से एनर्जी लेवल्स आपको दिखाई देती हैं, 1s 2s 2p, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। और ये इसके करस्पॉन्डिंग शेल्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, सही बोल रहा हूं मैं। अब बात क्या होती है, एक्सक्यूज मी, एनर्जी लेवल्स फॉर आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब ऐसा एटम जो किसी और एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एटम जो कि आइसोलेटेड है, जो किसी और एटम के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, जो किसी और एटम के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे एटम्स जो होते हैं बच्चों, ऐसे एटम्स जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। और आइसोलेटेड में इस तरह की डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग क्या होती हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए आइसोलेटेड एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड क्रिस्टल। अब भाई जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल कैसे बनता है, आप अलग अलग एटम्स को लेकर आते हैं और वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म क्रिस्टल, ठीक है कि नहीं। तो क्रिस्टल इस तरह से बनता है। अब बात ये आती है कि डेफिनेटली जब क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल जब फॉर्म होगा तो उस समय एटम्स जो होंगे पास पास आएंगे, और पास पास मतलब सॉलिड में तो बहुत पास में होते हैं, है ना। तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई होगा, डेफिनेटली बहुत हाई होगा, क्योंकि बहुत पास में आ गए हैं वो। तो जब ये इंटर एटॉमिक इनका जो इंटरैक्शन है, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे पर फोर्स क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्रिस्टल जब बनता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इस इंटरैक्शन जो मैं बात कर रहा हूं ना, इंटरैक्शन आइसोलेटेड मतलब जो ऐसा एटम जो कि अलग होता है, दूसरे एटम्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है, ऐसा एटम जो है उसकी डिस्क्रीट एनर्जी क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम सॉलिड बनाते हैं तो एटम्स पास पास आते हैं और उनकी डेंसिटी भी बहुत हायर होती है। डेंसिटी हायर होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अब उनके एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। एक एटम के एनर्जी लेवल दूसरे एटम के एनर्जी लेवल के कारण प्रभावित होंगे, ठीक है। और अब जो है कैसे प्रभावित होंगे उसके बारे में हमें बात करना है। देखिए प्रभावित जब होते हैं, इफेक्ट जब होता है, so because of that what happens that there will be splitting of a single energy level of an isolated atom into a large number of energy levels for atoms in solid। मतलब एक सिंगल एनर्जी लेवल जो है वो क्या होने लगता है, स्प्लिट होने लगता है, वो टूटने लगता है, ठीक है। क्यों, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि दूसरे एटम्स के साथ में वो क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। जब वो इंटरैक्ट करेगा तो सर्टनली क्या होगा, सर्टनली वहां पर स्प्लिटिंग होगी, है ना, इंटरैक्शन के कारण स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इंटरैक्शन के कारण स्प्लिटिंग हो रही है, और ये जो स्प्लिटिंग है इसके कारण क्या होता है, देखिए ये जैसे 1s 2s 2p ये सब क्या है, ये वैलेंस बॉन्ड्स हैं, वैलेंस बैंड्स हैं। एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं है, ये बैंड होना चाहिए ना, इट शुड बी बैंड, वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, वैलेंस बैंड है। और ये इस तरह से यहाँ पर बनता है, इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और इनके बीच में एक गैप होता है, और ये जो गैप है, दिस गैप
दिस गैप इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, इस गैप को कहा जाता है ईजी को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहा जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसा गैप होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। देखिए आप, इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट नहीं है अवेलेबल, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। एनर्जी लेवल्स फॉर एटम्स इन सॉलिड्स, इस तरह से होते हैं ये, ठीक है ना। अब क्या होता है कि तो बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को एक जैसा ही दिखता है ना, क्योंकि पूरा क्या है, क्रिस्टल एक जैसा बना हुआ, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो सब एक जैसा ही उसको दिखता है, पूरा एनवायरनमेंट एक जैसा है। अब उसके कारण क्या होता है, ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी। देखिए अब इलेक्ट्रॉन सीज एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चेंजेस, क्योंकि वो पीरियोडिक अरेंजमेंट है। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब देखिए इसका मतलब समझिएगा कि हर एक एनर्जी लेवल तो उसका अलग होना चाहिए, पर अब क्या हो रहा है कि उसका these different energy levels will continuous energy variations form are called energy bands। अब देखो समझना इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि पीरियोडिक अरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का, और ये एटम्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि एनर्जी लेवल्स क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं इंटरैक्शन के कारण, और उसके कारण क्या बन रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी बैंड्स मिल रहे हैं। ओके, व्हाट वी आर गेटिंग, एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो ये सॉलिड में इंटरेक्शन के कारण हो रहा है। अब देखिए द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एनर्जी बैंड जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो बनाते हैं उसको कहते हैं वैलेंस बैंड, उसको क्या कहा जाता है। पर फिर ऐसा भी होता है कि द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, जो कि अपन ने अभी डायग्राम में देखा था, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है। ठीक है, आई बात समझ में। द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपन्स टू बी लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, ऑब्वियसली क्योंकि वो ऊपर है ना, कंडक्शन बैंड का लेवल जो है वो ऊपर है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। अब किस में, हर एक में नहीं होता है, यहीं पर जो है डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, जनरली वो एम्प्टी होता है। ठीक है, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। दिस इज द केस विथ मेटालिक कंडक्टर्स। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूं कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको इसका आइडिया देता हूं कि मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दो तरह के बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये जो है ये आपका कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। फिर ऊपर जो है, ऊपर होता है, यहाँ पर है कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। अब देखिए कंडक्शन बैंड जो होता है वो जनरली एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड जो है वह जनरली क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, अब अगर हम मेटलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो मेटलिक कंडक्टर्स में दो केसेस होते हैं। क्या केस होते हैं वो भी मैं बात कर लेता हूं। देखिए मेटलिक कंडक्टर्स में दो केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है, फर्स्ट केस ये होता है कि या तो कंडक्शन बैंड जो है, या तो कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है। कैसा है, पार्शियली क्या है, फिल्ड है, मतलब पार्शियली भरा हुआ है वो। या फिर ये हो सकता है कि कंडक्शन बैंड जो है वह क्या होगा, कंडक्शन बैंड जो है या तो वो पार्शियली फिल्ड है, या फिर कंडक्शन बैंड जो है वह कैसा होता है, वह इससे ओवरलैप कर जाता है, मतलब क्या है, उससे जुड़ा ही हुआ है। उन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा करने से होता क्या, मतलब ये ओवरलैप कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए दोनों ही सिचुएशन में एक बात होती है, आप इसे देखिएगा दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो देखिए जैसे ये वैलेंस बैंड है, ठीक है ना, ये वैलेंस बैंड है और आप जानते हैं कि ये वैलेंस बैंड है आपका और इधर क्या है, ये वैलेंस बैंड है और ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब ध्यान से समझिएगा ज़रा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मैं अभी बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ मेटालिक कंडक्टर्स की। किन की बात कर रहा हूँ मैं, मेटालिक कंडक्टर्स। तो ये मेटल्स की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, मेटल्स की। तो अगर मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ तो देखिए एक बात याद रखिए कि वैलेंस बैंड जो होगा ना, वैलेंस बैंड जो है वो तो क्या होगा, वैलेंस बैंड तो फील्ड होगा। देखिए इस तरह से ये फील्ड होगा, ठीक है, वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना, ये फील्ड होता है हमेशा, डजंट मैटर कि कौन सा कंडक्टर आप ले रहे हो। और ये जो है ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। अब देखिए मेटल्स में, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, मेटल्स में क्या होता है, एक कंडीशन ये होती है कि भाई ये क्या है, पार्शियली फील्ड मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, पार्शियली। मान लो कि इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। या फिर एक और केस होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक और केस होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए दूसरा केस ये होता है, सेकंड केस ये हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है इसमें कि, सेकंड केस ये हो सकता है कि, सेकंड केस में ये होता है कि ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, देखिए ये दोनों जो है ओवरलैप कर रहे हैं। जैसा मैं अभी पहले बता रहा था ना, देखिए ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक है। तो देखिए ये फील्ड है, ठीक है ना, ये फील्ड है, लेकिन ये फील्ड है और एक के ऊपर एक है। देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में Eg जो है, Eg क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो है ये, इसमें कोई गैप ही नहीं है ना इन दोनों के बीच में। और दूसरी बात अगर हम करते हैं इसकी, किसकी, ये जो इधर वाला था, इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखो ये जो है ये तो पार्शियली फील्ड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कंडक्शन बैंड में मौजूद है। दोनों ही केसेस की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली है, वो ये है कि दोनों ही केसेस में कंडक्शन बैंड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा इसे। कंडक्शन बैंड जो है उसमें आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। याद रखिए कि अगर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब होगा कि जो कंडक्शन है, जो कंडक्शन है वो क्या होगा, वो पॉसिबल होगा, कंडक्शन पॉसिबल होगा। और अगर कंडक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है ना, तो भाई इसीलिए तो मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि वहां बहुत आसानी से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। याद रखिए कि ये कंडीशन है, बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल हैं तो कंडक्शन होगा, ठीक है। और मेटल्स के केस में आप देख सकते हैं, अपन ने जो दोनों केसेस देखे वो क्या थे, इसमें भी देखिए यहां पर तो देखिए गैप कम है, गैप कम है, कम क्या है, जीरो ही है। गैप कम है तो क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और चले जाते हैं क्योंकि गैप ही नहीं है, गैप नहीं है, चले जाते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, पॉसिबल रहती है। यहाँ पर कंडक्टिविटी इज पॉसिबल। लेकिन इसका एक और केस जो था, कौन सा वाला, इधर वाला। अब इसमें देखिए, अब इसकी क्या बात है भाई, इसमें तो बहुत आसान बात है। क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद ही है, तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो कंडक्टिविटी तो संभव होगी ही, और इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में बात आती है, इंसुलेटर्स की। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो देखिए इंसुलेटर्स के केस में अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंसुलेटर्स की बात करते हैं। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, देखिए इंसुलेटर्स के केस में, इंसुलेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, इंसुलेटर्स के केस में ये होता है कि इंसुलेटर्स जो होते हैं बच्चों, इंसुलेटर्स के केस में
जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, मतलब देखिए अब अगर हम वो बनाते हैं एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, मान लीजिए ये इस तरह से बना, देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड है और इधर आपका क्या है वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो अब ये क्या है फील्ड है, ठीक है ना, ये इस तरह से फील्ड है। वैलेंस बैंड क्या होता है हमेशा फील्ड रहता है और कंडक्शन बैंड क्या है ये अभी एम्प्टी है। अब इनके बीच में देखिए ये क्या होता है, ये होता है ये जो है ये है बॉटम ऑफ क्या, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। और ये क्या है टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, ये है Eg। तो Eg यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, याद रखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वह यहाँ पर किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जा ही नहीं, देखो शुरू में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो कंडक्टिविटी संभव ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, पहुँचते भी तो बहुत कम पहुँचते, वैसे तो इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती उनको, पहुँच ही नहीं पाते, नहीं पहुँच पाते, इसलिए क्या होता है कंडक्टिविटी संभव नहीं होती है। और इसलिए इंसुलेटर्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है ना, आई बात समझ में, वो काम नहीं करते हैं, कंडक्टिविटी नहीं पॉसिबल है। फिर तीसरा जो है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो आइए सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें अब। सेमीकंडक्टर्स तो देखिए सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में फिर से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड तो सब में ही होगा ना, तो ये रहा वैलेंस बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ये वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर्स के केस में अलग अलग सेमीकंडक्टर्स में अलग अलग होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में ये एनर्जी गैप जो है ये 1 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इतनी एनर्जी देखिए रूम टेम्परेचर पे तो एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यहाँ है क्या अभी रूम टेम्परेचर पे तो नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या है इंसुलेटर है। पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लेकर ऊपर जाते हैं, और जब वो एनर्जी लेकर ऊपर जाते हैं तो कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। आई बात समझ में। अब मुद्दा बस ये आ जाता है कि ये एनर्जी गैप कितना होता है, तो 1 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लेंगे हम, ये होती है अराउंड 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकन की जो होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब देखिए ये एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये हायर टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इसलिए क्या होता है कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। तो इसके कारण ऐसा होता है, ये जो है यह रीज़न है जिसके कारण जो है कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। आई होप कि ये क्यों होता है ये समझ में आया। अभी हमने एनर्जी बैंड थ्योरी समझी है, लेकिन वो बैंड्स क्यों बनते हैं, बैंड फॉर्मेशन क्यों होता है वो अभी नहीं देखा है। तो आज के सेशन में हम इतना देखते हैं, उसके बाद में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।